हेलो डियर लर्नर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रितु। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स आर अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके अंदर मेरा 1.2 भी एग्जिस्ट करता है, 1.7 भी एग्जिस्ट करता है, 1.0 सॉरी 1.28 भी एग्जिस्ट करता है, 1.35 भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि 1 से लेके 2 तक के बीच में बहुत सारे नंबर्स मेरे एग्जिस्ट करते हैं। डेसिमल वाले नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। डेसिमल वाले नंबर को मैं किस में लिख सकती हूँ? रैशनल फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट मीन्स कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकती हूँ। लाइक 1.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये, ठीक है। और इसकी अगर मैं कटिंग करूं तो मेरे पास क्या आएगा? ये क्या आएगा? 6/5 यही आएगा। और मैं 1/2 को क्या लिख सकती हूँ? बहुत सारे नंबर्स हमारे बनते हैं 1/2 1.2 को मैं बहुत वे से लिख सकती हूँ। एक तो ये हो गया 6/5, यानी कि ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर। और ये मेरा क्या है? डेसिमल नंबर। यानी कि ये दोनों मेरे कहाँ पे आ रहे हैं? नंबर लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये है मेरे रियल नंबर्स। नंबर्स या तो रियल होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हमारे इस 10th के सिलेबस में नहीं है, वो आफ्टर 10th में आते हैं। हम पढ़ते हैं आफ्टर 10th की जो क्लास आती है वहां पे हमारी इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स का कोई रोल नहीं है। वैसे इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर जो एक्चुअल में नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर वो हैं जो हमारे रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, हमारी इमेजिनेशन में है। दैट मीन्स कि जैसे √4 हमें पता है क्या होता है, तो अगर √-4 आ जाए तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं? -4 को 4 मल्टीप्लाई -1, और 4 का रूट क्या होता है? 2। -1 का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया अयोटा के बराबर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर जिसमें अयोटा लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, मींस कि इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अयोटा के इक्वल इमेजिन कर लिया। तो यानी कि 2 अयोटा मेरा क्या हो गया? फिर एक इमेजिनरी नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसीलिए ये मेरा एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। चलिए, ये हमारा इमेजिनरी नंबर पढ़ना जो है वो यहाँ पे सिलेबस में है नहीं, ये जस्ट एक आपको नॉलेज के लिए बताया है। एक्चुअल में हमारा जो अभी सिलेबस में है वो है रियल नंबर, तो उसी के ऊपर ही फोकस्ड रहते हैं हम। तो रियल नंबर क्या है? जो नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर लाइन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, बेसिक। अब टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन से हैं? हमारे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स हमारे नंबर लाइन के अंदर तो नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक जो नेचुरली बोले जाते हैं। अगर किसी को मैं बोलूं कि काउंटिंग करो, तो वो कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 5, है ना। तो नेचुरली जो नंबर होते हैं, जो अगर किसी को भी बोलो कि हाँ भी ये नंबर्स की काउंटिंग करो, छोटे बच्चे को, बड़े को, तो या बोलें कि ये मनी काउंट करो, तो वो उसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? सीधा 1 से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे इसीलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 अप टू सोन, कहीं तक भी इनफाइनाइट होते हैं ये। नेक्स्ट आगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सोन।
ये मेरे हो गए होल नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट आ गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें मेरे होल नंबर्स तो होंगे प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होंगे, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी होंगे। ठीक है, यानी कि मेरा माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट, मतलब कोई एंड ही नहीं है माइनस की तरफ से भी। -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, नंबर्स की कोई गिनती लिमिट ही नहीं है। तो ये हमारा आ गया इंटीजर्स। अब आप देखेंगे इंटीजर हो गया एक बड़ा सर्कल, ये है इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर आते हैं होल नंबर। ठीक है, ये है इंटीजर, ये है होल नंबर। इंटीजर के अंदर होल नंबर में क्या आएगा, सिर्फ उसका जीरो से लेके पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर के अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें कि जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अब नेक्स्ट है हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रैशनल नंबर्स ही हैं। रैशनल नंबर्स में बस ये है, ये रैशनल नंबर्स तो हैं ही हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, और क्या कहते हैं उसे, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो नंबर्स हमारे P over Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, expressed in the form of P over Q, where P and Q are integers, जिसमें P और Q क्या होंगे, integers, and Q not equal to 0, that means कि जो डिनोमिनेटर है वो not equal to 0 होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में अब आप कहेंगे कि जीरो भी तो इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं हो सकता डिवीजन में, वो हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा। अगर न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर में अगर जीरो है, तो वो कोई कभी भी नॉट डिफाइंड रहेगा। ये हमने डिवीजन की जो बेसिक्स ऑफ डिवीजन की वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्ट 1 है, उसमें भी आप जान सकते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया है वहां पे भी। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, जिसमें हम किसी भी नंबर को P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें कि P और Q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बट जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब मैंने होल नंबर को, इंटीजर्स को क्यों मैंने रैशनल नंबर बोला, क्योंकि मेरे पास सपोजिट इंटीजर -5 है, तो -5 को मैं 5 over 1 लिख सकती हूँ। नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है, मीन्स कि 1 तो दिया ही है ना, 1 तो डिविजिबल बाय ऑल होता है, तो 1 तो है ही है, तो इसको मैं P ओवर Q की फॉर्म में इसके इस वे में लिख सकती हूँ। ये P हो गया, ये मेरा Q हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 1 0 के भी इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल होती है इस केस में। तो ये है मेरे रैशनल नंबर्स, एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से हो गए, इरेशनल नंबर वो हो गए, दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड हैव नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन्स कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है, यानी कि डेसिमल के बाद का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, लाइक 2, 3, 5, 1, 2, 4, 6, 8। अब आप देखेंगे ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ही खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए हमारा आ गया पाई एंड √2, ये हमारी होंगी एग्जाम्पल्स इरेशनल नंबर की। लाइक अगर आप पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7। अब आप 22/7 करके देखिए, 22 को 7 के साथ, 7 3 जा 21,
1, then 0, then decimal, 7 ones are 7, then 3, then again 0, 7 fours are 28, then 2, माइनस कर रही हूँ इनको मैं, 2, 0 ऊपर से नीचे आया, then again क्या आएगा, 7 twos are 14, then 6, 0, 7 eights are 56, then 4, 0, क्या आएगा, 7 5s are 35। तो आप देखेंगे कि ये खत्म तो हो नहीं रहा, ये ऐसे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। अगर लास्ट में हमें एक बार 0 लेना पड़ गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, और 7 के टेबल पे कभी भी कितने भी टाइम्स पे 0 डिजिट आएगा यूनिट प्लेस पे, कभी भी नहीं आएगा। दैट मीन्स कि इसका एंड इस सीरीज का एंड तो कभी होगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि 7 के टेबल पे कभी भी किसी भी नंबर पे कोई ऐसा नंबर नहीं आता है कि उसके साथ मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं और उसका यूनिट प्लेस 0। दैट मीन्स कि इस सीरीज का कोई अंत नहीं है। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहे, पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, आगे कुछ और आएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसीलिए जो मेरा पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे ना, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे ही करते हैं ना, 0 लिया, फिर 1 1 जा 1 1, 0 नीचे लिया, डेसिमल आया, इसको आगे मतलब आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको। आप देखेंगे कि ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होगा। ठीक है, तो जो नंबर्स हमारे डेसिमल के बाद जो उसकी एक्सपेंशन रहती है, जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, तो उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर आई होप क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा मेन जो है फोकस इसी के ऊपर ही होने वाला है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के ऊपर, जिसमें हमने प्रूव करना है थ्रू थ्योरम्स कि रैशनल नंबर्स प्रूव करने हैं, इरेशनल नंबर्स प्रूव करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आप देखेंगे कि व्हाई वी यूज रियल नंबर्स इन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में रियल नंबर्स का क्या रोल है? Real numbers are essential because they allow us to represent and work with quantities. अब आप देखेंगे कि हमारी डेली की लाइफ को ही आप कंसीडर कर लो। अब डेली की लाइफ में बिना नंबर यूज किए, कोई भी नंबर यूज किए, क्या आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है? करती है। अगर आपने किसी से टाइम पूछना हो तो कोई बोलेगा 3 बजे हैं, तो 3 क्या है? रियल नंबर। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि आपको इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा जी, 2 आवर्स लगेंगे, तो 2 क्या है? रियल नंबर्स। अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना हुआ है जी आज का, तो अगर हम बोलेंगे कि आज का टेम्परेचर तो 32 डिग्री है, तो 32 क्या है? रियल नंबर। ठीक है ना। अगर हम बोलें कि जो हमने ये केमिकल टेस्टिंग करी है, ये कितने परसेंट जो है वो एक्यूरेट है, तो हम बोलेंगे 72%। तो 72 क्या है? रियल नंबर। यानी कि एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंस की हो, इंजीनियरिंग की हो, इकोनॉमिक्स की हो यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, या डेली लाइफ हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मेजरमेंट्स हो, कैलकुलेशंस हो, किसी भी तरह की अगर हमारी क्या कहते हैं उसे लाइफ में यूज हो रही बातें हैं, उनमें हमारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स का यही रोल है हमारी रियल लाइफ के अंदर। टेम्परेचर मेजरमेंट, स्पीड एंड डिस्टेंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेडिकल मेजरमेंट्स, कुकिंग एंड रेसिपीज। अब कुकिंग एंड रेसिपीज में क्या रोल है? अगर मुझे 1 कप चाय बनानी है, तो कितने कप पानी डालूं जी? आधा कप कप कम पानी डालिए। कितने कप दूध डालूं जी? आधा कप दूध डालिए। चीनी कितनी डालूं? हाफ टी स्पून की चीनी डालिए। चाय पत्ती कितनी डालूं जी? हाफ टी स्पून की चाय पत्ती डालिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं नंबर्स हाफ हाफ, 1/2 1/2 हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 कप ये डाल दीजिए। तो यानी कि मेजरमेंट जो है वो हर जगह पे हो रहे हैं, चाहे वो कुकिंग एंड रेसिपीज हो, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग हो, साइंटिफिक मेजरमेंट्स हो,
कुछ भी हो, तो हर जगह पे हमारे रियल नंबर्स का यूज है ही है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहोगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, मेरे पास तो जीरो मनी है, तो जीरो भी क्या है, हमारा रियल नंबर ही तो है, होल नंबर है ना ये, तो होल नंबर क्या है, रियल नंबर ही तो है। चाहे होल नंबर कह लो, इंटीजर कह लो, या रैशनल नंबर कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये हमारे क्या है, रियल नंबर। तो यानी कि हमारी रियल लाइफ के अंदर रियल नंबर्स का जो है वो मेजर रोल है, ये हमारा यूज होते ही होते हैं डेली लाइफ में। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि रियल नंबर क्यों जरूरी है पढ़ना। ठीक है, अब हमने रियल नंबर क्यों जरूरी है, हमारी रियल लाइफ में उनका क्या रोल है, क्यों पढ़ने जरूरी है, क्यों उनके बारे में पता होना जरूरी है, वो हमने पढ़ा। अब जो मेजर रोल है इस चैप्टर में वो है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स का मेजर रोल ये है कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन, वो नेचुरल नंबर जो कि एक से बड़े हैं, दैट आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड देमसेल्व्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं, या खुद से, या तो खुद के टेबल पे आते हैं या तो वन के टेबल पे आते हैं। अब वन टू जा टू, वन के टेबल पे तो कोई भी नंबर आता है, सारे नंबर्स वन के टेबल पे तो आते ही आते हैं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं वो हमारे होंगे प्राइम नंबर्स। जैसे टू जो है वो खुद के टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे आता नहीं, थ्री सिर्फ खुद के टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे आता नहीं है, वन के टेबल पे तो चलो सारे ही नंबर्स आते हैं, फाइव जो है वो खुद के टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे नहीं आता, सेवन खुद के टेबल पे आता है और किसी नंबर के टेबल पे भी नहीं आता, इलेवन जो है वो भी खुद के टेबल पे आता है और किसी नंबर के टेबल पे नहीं आता है। तो ये और भी हैं बहुत सारे, तो ये हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ये किसका है, टू है हमारा प्राइम नंबर, और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, एक वन और एक वो खुद, तो ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर, इसलिए। ठीक है, अब इसके अलावा हटके एग्जांपल लेते हैं, ये तो सारे लिखेंगे, 13 ले लीजिए। अब 13 किसी टेबल पे आता है नहीं, वन के टेबल पे तो चलो आता ही आता है, और किसी के टेबल पे आता है, और किसी के टेबल पे आता है 13, यस, ये एक खुद के टेबल पे आता है बस, यानी कि इसके सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं, तो ये मेरा क्या हुआ फिर, प्राइम नंबर। 13 मेरा क्या हुआ, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि ये या तो वन के टेबल पे आ रहा है या खुद के टेबल पे आ रहा है और किसी के टेबल पे नहीं आता, यानी कि और किसी से ये डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे समझ में आ गए। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, वो नंबर जो ग्रेटर देन वन तो है ही है, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, ये नंबर्स ग्रेटर देन वन ही होंगे, लेकिन ग्रेटर देन वन तो है के बाद कौन से नंबर स्टार्ट होते, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो जिसमें ग्रेटर देन वन में टू थ्री, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इसमें से जो नंबर सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं वो हैं प्राइम नंबर्स, उनके अलावा जो बाकी के नंबर्स बचते हैं वो हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जिन नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे, लेकिन इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर्स में मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसमें हमारे मोर देन टू फैक्टर्स हो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, लेकिन वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। और एक और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूं 2625, अब 625 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर, इसके पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने आपको आई होप आते होंगे, 625। अब ये 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 3 के टेबल पे 5 आता है, 3। हमने इस साइड में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, यानी कि इनको डिवाइड हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ करना है, 2 के साथ होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 3 के साथ जा सकता है क्योंकि 3 5 15 होता है, लेकिन हम चेक करेंगे
3 2 का 6, फिर 25 तो आता नहीं 3 के टेबल पे, यानी ये 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या है 5, 5 1 जा 5, डिवाइड करना है हमने 625 को 5 के साथ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि आप सिंपली 625 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो जो हमारे क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद अगेन 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, उसके बाद 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, हो गया कंप्लीट। तो ये 5 कितनी बार दिया है 4 टाइम्स दिया, यानी कि 5 की पावर 4, यानी कि इसको मैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकती हूँ। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया ना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स प्राइम नंबर दिया, चाहे सेम दिया हुआ है लेकिन है तो प्राइम नंबर ही 4 टाइम्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या आ गया 5 की पावर 4 भी लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक्सक्लूड प्राइम नंबर्स, रेस्ट नेचुरल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब एक एग्जाम्पल ले लो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालना, यानी कि उसके मल्टीपल प्राइम मल्टीपल्स निकालना। अब जैसे 12 है, अब मुझे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं 12 को सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा दैट इज 2, तो 2 के साथ पहले तो डिवाइड करके देखूंगी, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो जाए तो 2 के टेबल पे 12 तो आता ही है, 2 6 12, देन अगेन 2 के टेबल पे 6 आता है, 2 3 6। अब 2 के टेबल पे 3 नहीं आता है, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो फिर 3 से करके देखूंगी, 3 1 जा 3, तो मेरा हो गया ये कंप्लीट। तो मेरे फैक्टर्स आए 2 2 एंड 3, here is 2 2 and 3, here 2 and 3 are prime numbers, here 2 and 3 are prime numbers, and there is no other way to factorize 12 using primes। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है 12 के फैक्टर्स निकालने का थ्रू प्राइम्स। ठीक है, ऐसे ही 30 हमें एक नंबर दिया गया है, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 30 की कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, दैट इज 2, 2 15 जा 30, देन 2 के टेबल पे 15 तो आता नहीं है, 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 5 जा 15, अब 3 के साथ दोबारा 5 को देखो नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, 5 1 जा 5, 2 3 5, ये हमारे क्या आगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, this is the only unique prime factors for 30। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो क्लियर हुई होगी। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी और ये इसके क्या हैं फैक्टर्स, 2 2 एंड 3, ये इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, आई होप ये क्लियर हुई होगी आपको। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है हमें, ये कहती है, जस्ट अ सेकेंड ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है हमें, ये कहती है इट इज अ की प्रिंसिपल, ये क्या है ये मेन की प्रिंसिपल है इन नंबर थ्योरी, जो क्या कहता है हमें कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो कैन बी फैक्टर्ड यूनिकली, उसको हम यूनिकली फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, जब तक कि उसके सारे के सारे फैक्टर्स नहीं निकल आते। इन सिंपलर टर्म्स अगर हम कहें, इट मीन्स दैट एवरी होल नंबर, कोई भी होल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक,
और इस फैक्टराइजेशन को क्या कहेंगे? यूनिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लास्ट अभी करी है, एक और इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? लाइक 72 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। और कैसे पता चलेगा? इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, उसके बाद 18 2 जा 36, देन 2 के टेबल पे 18 9 पे, 2 के टेबल पे 9 तो आता नहीं है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर्स बने 72 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टर्स आए 3, देन 3 मल्टीप्लाई 3, देन ये फैक्टर्स आए 3। अब मैं 2 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 क्योंकि ये 3 टाइम्स दिया है, और 3 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 क्योंकि ये 2 टाइम्स दिया है। तो अब आप देखेंगे कि कंपोजिट नंबर को मैंने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, या फिर जो ऊपर दिया था कि ब्रोकन डाउन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की उस पे ब्रोकन डाउन कर दिया मैंने इसको, तो यही यहाँ पे किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मैंने क्या किया? ब्रेक, इस 72 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, चाहे इसको कंसीडर कर लो, ठीक है, चाहे आप इसको कंसीडर कर लो। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये चीज कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि एवरी इंटीजर greater than 1 can be factored uniquely into prime numbers up to the order of factors। ठीक है, up to the order of factors। ठीक है, सिंपलर टर्म्स में अगर हम कहें कि कोई भी होल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो कैन बी ब्रेकन डाउन into a product of prime numbers and this factorization is unique। तो ये मेरा क्या रहेगा? breakdown of composite numbers into the product of prime numbers। ठीक है, अब इसमें हमें नोट करने की क्या जरूरत है कि अरिथमेटिक इज अ ब्रांच। हमें पता है अरिथमेटिक एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, जो कि नंबर्स में डील करती है और उनके बेसिक ऑपरेशंस में भी डील करती है। और ये ऑपरेशंस क्या है हमारे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस केस में हमारी क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रहे, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, why this theorem is essential, why this theorem is essential, because it guarantees that the prime factorization is a unique process। कि prime factorization क्या है? एक unique process है। it gives us way to break down numbers। ये हमें वे आउट निकाल के देता है नंबर्स को ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। और बिल्डिंग ब्लॉक्स को किसके हैं? वो प्राइम नंबर्स के, विच इज अ पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। अब जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक दिया हुआ है 455, अगर मैं 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूं, 2 के टेबल पे तो ये जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है। 3 के टेबल पे करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 1 नहीं होगा। हमने प्राइम जो फैक्टर्स होते हैं ना उनके साथ इस नंबर को डिवाइड करके देखना होता है और कुछ नहीं है, डिवीजन ही है वो। तो ये मेरा 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 5 के टेबल पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। देन 91 मेरा 5 के टेबल पे तो आता नहीं है, 7 के टेबल पे आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 91। देन 13 जो है वो खुद के टेबल पे ही आता है, 13 1 जा 13। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ?
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो है ये, ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक में मेरा यहाँ पे ये नंबर्स आएंगे और ऊपर आंसर में ये आएगा। उसके बाद इसको फिर इन दोनों को मैंने जो मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 7 यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 91 यानी कि ये, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ये यानी कि ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता ही आता है 1 मार्क में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसमें क्या रहेगा आपका, जैसे कि उन्होंने आपको यहाँ पे 91 सपोजिट नहीं दिया, ब्लैंक दिया, ये बॉक्स, ये ब्लॉक इन्होंने ब्लैंक दिया है और आपको बोला है कि ये इसको फाइंड आउट करो। तो क्या होगा, आपने सिंपली वे में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो आमने सामने होंगे ब्लॉक्स वो उसके ऊपर वाले नंबर में आ जाएगा। 13 7 91, तो यहाँ पे सिंपल 91 आ जाएगा। जो भी नंबर जो है वो फाइंड करने को बोला होगा ब्लॉक के अंदर का, आपने उसके नीचे आमने सामने वाले दो ब्लॉक्स लेने हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर वाला नंबर वही होगा, ठीक है। बहुत इजी है, 1 मार्क जो है इजीली आप ले सकते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इजी है ये। काफी सारे बच्चों को समझ ही नहीं लग पाता कि इसमें लिखना क्या ब्लॉक्स में, ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत किया हुआ रीजनिंग में, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 हमें क्या दिया है, कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number। n नेचुरल नंबर है यानी कि n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 कहीं तक भी। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, चेक करना है कि n की कोई भी वैल्यू यानी कि 4 की पावर 1 2 3 4 5 कोई भी अगर हम करते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं, देन जो 4 raised to power सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका डिजिट कभी भी, एंड डिजिट कभी भी 0 होगा। सपोज इट 4 की पावर मैंने 1 ली तो 4 1 जा 4, 4 की पावर 2 ली तो 4 4 जा 16, 4 की पावर 3 ली तो 64। तो यानी कि ऐसे ही कभी भी 4 की कोई भी नेचुरल नंबर की पावर लूं तो जो आंसर आए उसका जो एंड डिजिट होगा वो कभी 0 के बराबर होगा। क्या कभी ऐसा होगा, नेचुरल नंबर कोई भी ऐसा एक नेचुरल नंबर लें 4 की वो पावर बन जाए और जो आंसर निकले उसका जो यूनिट प्लेस नंबर हो यानी कि जो एंड डिजिट हो वो 0 के बराबर आए, तो ये आपने बताना है चेक करके, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इजी है, वैसे तो हमें पता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन प्रूफ करके देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई तो सबूत मांगता है, तो हमें यहाँ पे भी इनको एक सबूत देना पड़ेगा कि यस पॉसिबल नहीं है। वैसे तो हमें पता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको तो बताना पड़ेगा ना करके। तो अब हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका। अब हमने किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले अगर उन्होंने कहा है कि ये चीज ऐसी हो तो हम पहले तो मान ही लेते हैं कि ये चीज ऐसी है ही है, ठीक है। फिर देखेंगे अगर लास्ट में निकला कि ये चीज नहीं है तो हम बताएंगे कि गलती हो गई भाई हमसे, हमें माफ कर दो, ये चीज ऐसी नहीं थी, हम गलत थे। तो हम पहले मान लेते कि हाँ भी ये चीज ऐसी है, ठीक है। अब हमें ये पता है if the number 4 raised to power n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। हमें पता है कि अगर if the number 4 की पावर n for any n, n क्या हमें दिया हुआ है, any n, जिसमें n हमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया है, were to end with 0 then it would be divisible by 5, ठीक है। यानी कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, दैट मीन्स द
prime factorization of 4 raised to power n would contain the prime 5। यानी कि अगर हमारा नंबर 4 raised to power n for any n that is natural number were to end with 0, then it would be divisible by 5. That means the prime factorization of 4 raised to power n would contain the 5 as a prime। ठीक है, तो 5 उसका एक प्राइम नंबर होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि 5 उसका प्राइम नंबर होगा। अब हमने कंसीडर कर लिया, लेट अज्यूम 4 raised to power n, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सुंदर सुंदर करके करती हूँ, इसको रफ वर्क को रिमूव कर देती हूँ मैं थोड़ा, ताकि हमारे पास इनफ स्पेस हो जाए। हाँ जी, अब यहाँ पे हम करते हैं लेट्स अज्यूम 4 raised to power n is equals to 5k। ठीक है, k जो है वो हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, 5 मल्टीपल ऑफ k वेयर k is also any नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम 2 की पावर n को क्या लिख, सॉरी 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर n। ठीक है, अब हमें पता है कि जब पावर्स के ऊपर पावर दी होती है तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 2n। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे 2 की पावर 2 दिया गया है तो इसको हम लिखते हैं, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 टाइम्स। अगर 2 की पावर 3 लिखी है तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स। ऐसे ही अगर 2 की पावर n लिखी है तो यानी कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2n टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें पता है कि 2 को मैं जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लूं, क्या कभी भी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में जो है 0 आए या 5 से डिविजिबल हो। अगर मैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 करूं, 8 5 से कभी डिविजिबल होगा ही नहीं। 4 चाहे मैं इसको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लूं, इसके तो हर जगह पे 2 से ही डिविजिबल होगा ना, तो ये 5 से डिविजिबल तो कभी होगा ही नहीं। दैट मीन्स कि हमारी जो अजम्पशन है, यानी कि जो हमारी अजम्पशन है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n is 2। यहाँ पे लिख लेंगे this is not possible, this is not possible because 4 raised to power, फिलहाल के लिए मैं लिखती हूँ 2 raised to power 2n, 2 raised to power 2n, because 2 raised to power 2n has only the factorization of 2। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसकी एक फैक्टराइजेशन है। दैट मीन्स our assumption of 4 raised to power n is equals to 5k is wrong। ठीक है, कि ये हमारी जो assumption है ये क्या है, wrong है। There is no any
वैल्यू ऑफ n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे? पहले तो हमें ये बोला गया था कि कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। यानी कि कभी भी 4 की पावर n में n जो हमें एक नेचुरल नंबर दिया गया है, कभी ऐसी कोई पावर आएगी जिसको सॉल्व करने के बाद जो एंड डिजिट है, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, उसका जो एंड डिजिट है वो 0 हो जाए। तो ये हमने चेक करना था। पहले हमने क्या किया, इफ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n where n is a natural number were to end with 0 then it would be divisible by 5। अगर 0 से एंड हो रहा है कोई नंबर तो 5 से तो डिविजिबल रहेगा ही ना। That means the prime factorization of 4 की power n would be contain the prime 5। तो हमने क्या किया, लेट्स अज्यूम 4 raised to power n is equals to 5k where k is any natural number। 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर n is equals to 5k। इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर 2n is equals to 5। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 की पावर 2n को 2n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, इट इज इक्वल्स टू 5k। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 raised to power n has only the factorization of 2। कि 2 raised to power n में सिर्फ और सिर्फ 2 ही उसकी फैक्टराइजेशन आ रही है। दैट मीन्स आवर assumption, that means our assumption of 4 की पावर n is equals to 5 is wrong। There is no any such value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। तो ये हमारा रहेगा इसका सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सबको ये इजीली। बुक में थोड़ा सा इन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म में ज्यादा मेंशन किया हुआ है तो क्लैरिटी कम होती है इस सम की, और बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस सम को स्किप ही कर देते हैं, तो ये सम भी पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको भी आपको आना चाहिए, चाहे चांसेस नहीं भी रहे लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। तो ये है इसका इजी वे सम को करने का। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल 2, उसमें हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। ठीक है, एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब लीस्ट, लीस्ट में जैसे कि एट लीस्ट कम से कम कॉमन मल्टीपल्स होने चाहिए। कम से कम का मतलब ये है कि वो वाले मल्टीपल्स या वो वाले फैक्टर्स जो कम से कम चाहे एक में भी हैं, दूसरे में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन चाहे वो एक में भी हैं वो भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब ये है कि लीस्ट एट लीस्ट कम से कम हमारा किसी एक में भी अगर फैक्टर है दूसरे में नहीं भी है, जो कॉमन है वो तो होंगे ही होंगे, प्लस एट लीस्ट वाले फैक्टर्स भी हमारे हम कंसीडर करेंगे, वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 के पहले तो आप फैक्टर्स निकालें। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या है इसके फैक्टर्स, 2 and 3। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6,
उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, क्या आए हमारे फैक्टर्स 2 2 एंड 5। अब मुझे अगर निकालना हो एलसीएम, क्योंकि मुझे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो एलसीएम का मतलब क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि जो कॉमन है पहले तो वो लिखो, 2 कॉमन है लिख दिया, अब 3 कॉमन नहीं है, एक में तो है दूसरे में नहीं है, सेकंड टाइम जो 2 दिया हुआ है 20 वाले में यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो ये अब हमें कॉमन मल्टीपल्स तो हो गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में आ जाएंगे हमारे 3, क्योंकि 3 एटलीस्ट एक में तो दिया है दूसरे में नहीं भी दिया, तो सेकंड वाला 2 20 वाले में तो दिया है, ऊपर वाले 6 वाले में नहीं भी दिया उसका फैक्टर्स, 5 जो है वो 20 का फैक्टर तो है चाहे 6 का नहीं भी है, तो ये मेरे हो गए एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि मैंने जो कॉमन है सिर्फ वही फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, और कोई फैक्टर्स कंसीडर ही नहीं करने हैं, तो मेरा कॉमन जो है वो सिर्फ क्या है 2, जो दोनों में है एक एक बार तो दिया ही है, बाकी ये 3 6 का पार्ट है लेकिन 20 का पार्ट नहीं है, सेकंड वाला 2 जो है वो 20 का है 6 का पार्ट नहीं है, 5 जो है 20 का पार्ट है लेकिन 6 का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स की फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा एचसीएफ मेरा यहाँ पे 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 ही मेरा एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में ही कॉमन है, अदरवाइज बाकी जो है वो दोनों साइड में दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन नहीं है, तो ये मेरा आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी है ये, ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ भी समझने के लिए। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने पहले किया हुआ है जूनियर क्लासेस में, तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है, पहले हमने फैक्टर्स निकाले जिन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद ये प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने इनके फैक्टर्स को आपस में चेक किया कि जो कॉमन है जो या जो कॉमन नहीं है, तो उनके हिसाब से हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। अब नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल थर्ड, इसमें हमें बोला गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम, फिर उसका क्या निकालो एलसीएम निकालो। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक सेकंड मेथड भी होता है जो अभी आपको बताऊंगी मैं, पहले हम एग्जांपल 3 में 96 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, 96 के हमारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 2 पे जाएगा 48, then 24, then 12, then 6, then 3, then 1, तो हमारे 2 कितने टाइम्स दिया हुआ है 5 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, यानी कि 2 2 2 2 2 एंड 3, इसको मैं 2 की पावर 5 क्योंकि 2 5 टाइम्स दिया हुआ है एंड 3 भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404, 404 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, एक सेकेंड रुकिएगा, फोर जीरो फोर पहले 2 पे जाएगा 202, देन अगेन 2 पे जाएगा 201, 1 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ खुद के टेबल पे ही जाएगा, तो यानी कि हमारे 404 के क्या प्राइम नंबर बने, सॉरी फैक्टर्स बने, प्राइम फैक्टर्स 2 2
एंड 101। इसको मैं 2 की पावर 2 और 101 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इजी क्या है मेरे लिए निकालना है एचसीएफ। तो फर्स्टली मैं क्या वैसे भी इन्होंने बोला है कि फाइंड द एचसीएफ विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं एचसीएफ निकालूंगी, यानी कॉमन निकालते हुए। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 दी है, यहाँ पे 2 की पावर 5 दी है, तो हाईली कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 5 को कंसीडर करूंगी तो 2 की पावर 5 यहाँ पे थोड़ी है, तो हाईली कॉमन तो नहीं है ना, हाईएस्ट कॉमन तो नहीं है। हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 की पावर 2 सिर्फ, और बाकी मेरे पास कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यानी कि मेरा एचसीएफ कितना आ गया 4। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम निकाल लूं तो एक वे तो ये है कि मेरा यहाँ पे इन दोनों में से 2 की पावर 5 आएगा, फिर 3 और फिर 101, यानी कि अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम निकाल लूं तो लीस्ट यानी कि एटलीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो मेरे 2 की पावर 5 आएगा जो बड़ा होगा। 2 तो कॉमन है ही है, इसमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला रहेगा यानी कि एटलीस्ट वाला रहेगा वो 5 रहेगा, देन 3, देन 101। तो इसको जो सॉल्व करेंगे वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 9696। आप कर सकते हैं चाहे तो। एक तो ये हो गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला, एचसीएफ तो हमें बोला ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गया था, लेकिन एलसीएम भी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या किसी अदर मेथड से करना है, तो हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड इसका क्या है मेथड एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव गिवन नंबर्स। जो हमें नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उन नंबर्स का प्रोडक्ट, जिसको हम ए बी कंसीडर कर लेते हैं और ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। अब हमारा एचसीएफ हमने क्या निकाला था 4, एचसीएफ की जगह पे लिखो 4, एलसीएम हमें निकालना था तो एलसीएम को एज इट इज रहने देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव गिवन नंबर्स ए और बी हमें क्या दिया गया है 96 एंड 404। अब एलसीएम यहीं पे रहने देंगे, 4 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4, तो क्या आएगा हमारे पास ये 96 मल्टीप्लाई 101, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 9696 आएगा। तो एक तो ये मेथड है, मेथड 2। ठीक है, एलसीएम या एचसीएफ निकालने, अगर आपको एलसीएम दिया गया होता और एचसीएफ निकालना होता तो आप एचसीएफ को एज इट इज रहने देते और एलसीएम की वैल्यू फिल कर देते, नंबर्स तो गिवन ही होते। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए गए हैं और एक नंबर दिया गया है और एक नंबर दूसरा नंबर बोला है फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उसको, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको HCF एंड LCM, ठीक है, और यहाँ पे A एंड B। अब आपको HCF जो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं से ही पिक कर लेते हैं। आपको जो HCF है वो दिया गया है, जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, एक नंबर दिया है 6, सेकंड नंबर आपको B नहीं दिया गया है। ठीक है, और आपको LCM दिया गया है 60। ठीक है, एलसीएम आपको गिवन है 60, एचसीएफ आपको गिवन है 2 एंड एक नंबर आपको दिया गया है 6 और बी सेकंड नंबर आपको ढूंढना है, ऐसे भी समा सकता है। तो आपको एचसीएफ जो है वो कितना दिया गया है 2, एलसीएम आपको 60 दिया गया है, एक नंबर आपको 6 दिया गया है, दूसरा नंबर आपने फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, 2 एंड 60 और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे b, तो 6 10 जा 60
तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 20, तो ये हमारा आ गया सेकंड नंबर। तो सम किसी भी वे में आ सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट और मेथड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मेथड क्लियर है दैट मीन्स कि कहीं से भी कोई स्टेटमेंट आ जाए आप उसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये चीज आपको। एलसीएम एंड एचसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी जो हमने किया था, जो ये फॉर्मूला है जिसका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो हमने जो है वो मेथड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है जिसमें हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसका एलसीएम और एचसीएफ निकल सकता है। तरीका आपको पता ही है, मैं सम नहीं करूंगी, आप सिर्फ आपको बताऊंगी कि करना क्या है, लेकिन आप करेंगे खुद ही। सबसे पहले हमने निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 जो कि आप खुद निकालेंगे, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 वो भी आप खुद निकालेंगे, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 ये भी आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तीनों के फैक्टर्स निकाल के जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमने क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लिखने ही लिखने हैं, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक एक बार तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो फैक्टर है ना, तो वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ में वही लिखेंगे जो तीनों में कॉमन हो। अगर तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो अब 0 लिख दो। ये नहीं कि अगर आप कहो कि मैम तीनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं तो जबरदस्ती से कुछ ना कुछ लिख दे। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना तो आप 0 लिख दो। एग्जाम्पल आपको सपोजिट कई बार ऐसे नंबर दिए होते हैं जिसमें हमारा कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप उसको 0 लिख सकते हैं एचसीएफ उसका। तो जो तीनों में कॉमन हो, ये नहीं कि किसी दो में कॉमन है तीसरे में कॉमन नहीं तो आपने एचसीएफ में वो लिख दिया, तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं भी है एटलीस्ट एक एक बार दिया है तो वो भी हम लिखेंगे। तो उन सबका जो इनका मल्टीपल्स आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप खुद से करेंगे ये सम, अगर गलत हुआ तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ। आप आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारी रहेगी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सम्स दिए हैं बहुत इजी हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट सम में कुछ नहीं करना है, सिंपल उसके फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं आपको पता है। सेकंड सम में आपने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। टू नंबर्स हमें दिए गए हैं और इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं आप, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा, जो भी एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसमें एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होना चाहिए ए और बी के, यानी कि नंबर्स के मल्टीप्लाई के। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं देन हेंस वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं आई है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है, तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकंड सम में यही है। थर्ड सम में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो थर्ड सम भी आप करेंगे। फोर्थ सम हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। अब आप देखेंगे कि फोर्थ सम भी वैसे तो मैंने लास्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया है कि अगर हमें एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, और नंबर्स दिए गए हैं तो आपने एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हम ये समझ के हटे हैं कि अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो हमें एचसीएफ गिवन है, गिवन एचसीएफ क्या दिया गया है 9। नंबर 1 हमें क्या दिया गया है 306 और नंबर 2 हमें क्या दिया गया है
657। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ कितना दिया है, 9, एलसीएम नहीं दिया, एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657, एलसीएम यही रहने दीजिए। जो 9 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप इसकी क्या कर देंगे, कटिंग कर दीजिए। अगर ये 9 जो है किसी ना किसी से कटिंग हो रही है, किसी ना किसी से डिविजिबल है, चाहे वो 306 हो या ये हो। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको स्मॉल वे से भी कर सकते हैं, 3 के टेबल से पहले करके देख लीजिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 एज इट इज आ जाएगा, 3 2 का 6। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से 3 के टेबल पे करके देखिए, यानी कि हम कटिंग का मतलब ये है कि डिवाइड करके देख रहे हैं। आप चाहे तो सीधा 306 को डिवाइड कर दीजिए 9 से। ठीक है, वो तो मैं इजी करने के लिए कि आप कैसे इजीली कटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 9 3 जा 27, 3 6 9 4 जा 36। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तो मैं यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आया वही 34 ही तो आया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 34 मल्टीप्लाई 657। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, और मेरा आंसर आएगा 22338। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा आंसर आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सम नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, देखिए सम नंबर 6। सम नंबर 5 जो है वो आप खुद करेंगे, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल हमने करी थी 4n वाली, सेम डिट्टो उसकी तरह ही करना है। बस ये है कि उसमें 4n था, इसमें 6n है। बाकी जो मेथड रहेगा, जो सम करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। तो फिफ्थ सम आप खुद से करेंगे। अब 6 सम में हमें क्या दिया गया है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ये भी कह सकते हैं हम, या तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं वो भी कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हम लेके चलेंगे गिवन नंबर, क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। हमें पता है कि प्लस या माइनस जो है, ये नंबर को क्या करते हैं कि हिसाब से सेपरेट काइंड करते हैं, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर भी दिए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये हमारा एक नंबर बनेगा एज पर दी बोर्ड मास, ये सेकंड नंबर बनेगा, ये 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे 13 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन। तो अंदर क्या रहा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ पे 1, सॉरी 13 जो है एटलीस्ट 1 के साथ तो मल्टीपल है ही, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1, क्योंकि 13 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो अंदर 7 मल्टीप्लाई 11 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा। तो यहाँ पे आएगा 13, 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1, तो 1378। ठीक है, 1378। तो अब हम 78 के निकालेंगे फैक्टर्स, 78 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 78, वैसे आपने यहाँ पे नहीं करना है, रफ वर्क जो है वो एक साइड में ही किया जाता है। 78 के फैक्टर्स जो है 2 3 का 6, 2 9 जा 18, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 प्राइम नंबर है तो ये आएगा। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 3 एंड 2। तो ये हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स भी हैं और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स भी हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, दैट मीन्स ये मेरा कंपोजिट नंबर है।
अब सेकंड हमें कौन सा दिया हुआ है, सेम ऐसे ही 6 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब ऐसे ही मेरा ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो 5 क्या है दोनों में, कॉमन। तो मैं 5 कॉमन निकाल लूंगी। अंदर मेरा क्या रहेगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आएगा 1008 प्लस 1 1009। ठीक है, तो 1009 जो है वो आप देखो, तो आप देखेंगे कि जो 1009 है वो मेरा प्राइम नंबर है। तो ये क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 009, तो यानी कि मेरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 से बड़े है ना, 1 से बड़े प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मेरा आ रहा है। दैट मीन्स कि जो मेरा ये वाला नंबर है ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है, जो उसकी कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है कि ग्रेटर देन 1 अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं तो वो मेरे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये भी मेरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, और कोई भी प्राइम जो है वो 1 से बड़ा ही है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है और दोनों के दोनों जो है वो 1 से बड़े हैं। तो दैट मीन्स कि ये दोनों मेरे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, आई होप ये सम इजीली क्लियर हुआ होगा आपको। अब जो नेक्स्ट दिया गया है, अब नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while जबकि रवि टेक्स 12 minutes for the same, कि सेम राउंड को कंप्लीट करने में रवि 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि हमें एक सर्कुलर फील्ड दिया गया है जहां पे रवि और क्या नाम है उसका, सोनिया, रवि और सोनिया एक तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। ये सोनिया है, ये रवि है, ठीक है। अब जो रवि है वो कितने टाइम ले रहा है, रवि 12 मिनट्स ले रहा है, और जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, वो 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखेंगे हम। रवि टेक्स टाइम 12 minutes 1 round. Sonia takes time 18 minutes 1 round. अगर हम एक लॉजिक एग्जांपल ले, ठीक है, मान लीजिए, कंसीडर कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकेगा, मान लेते हैं कि जो सोनिया है या रवि है, इन्होंने 1 राउंड, ठीक है, उसके बाद 2 राउंड, उसके बाद 3 राउंड। कंसीडर कर लो कि ये दोनों जो है स्टार्ट करा इन्होंने 8 बजे, ठीक है। अगर 8 बजे स्टार्ट किया, सवेरे 8 बजे इन्होंने स्टार्ट किया वहां पे ड्राइव करना। अब अगर रवि को 12 मिनट लग रहे हैं तो रवि ने पहला राउंड कब कंप्लीट करेगा, यानी कि यहां से अगर जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा कब, 8:12 पे, ठीक है। सोनिया कब पहुंचेगी इसी पोजीशन पे, 8:10
18 मिनट पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में रवि कब पहुंचेगा, अगेन 12 मिनट, पहले 8:12 पे पहुंचा और फिर 12 मिनट और लगे, 12 और 12 24, यानी कि 8:24 पे 8:24 पे वो यहाँ पे होगा, फिर जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंचेगा। और सोनिया 18 36, यानी कि 8:36 पे वो यहाँ पे होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। रवि जो है वो अगेन 12 मिनट्स, 8 12 24 में 12 ऐड किए तो 36। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें दिख ही गया कि रवि तीसरा राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा 8:36 पे, और सोनिया दूसरा राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची 8:36 पे, यानी कि 8 से 8:36 के बीच में कितना डिफरेंस है, 36 मिनट का, यानी कि 8:36 और 8 के बीच में कितना टाइम का फर्क है, 36 मिनट का फर्क है, ठीक है। यानी कि वो दोबारा से कब मिले मीटिंग पॉइंट पे, 36 मिनट बाद मिले, ठीक है। जिसमें कि सोनिया ने 2 राउंड्स कवर किए थे और रवि ने 3 राउंड्स कवर किए थे। खैर इन्होंने हमें ये तो पूछा नहीं है कि कितने राउंड्स कवर किए थे, हमें ये पूछा है कि कितने टाइम बाद वो दोबारा से यहाँ पे मिलेंगे, तो वो 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों दोबारा से मिलेंगे। अब इसमें एक चीज समझिए आप कि हमने ये टेबल सा तो मैंने बनवाया आपको समझाने के लिए सिर्फ, लेकिन आपने एक चीज कंसीडर करी कि हमने रवि ने जो 12 मिनट लिए हमने उसके टाइम को भी लिया, और हमने 18 का ये जो मल्टीपल आ रहा है इसको भी लिया, यानी कि दोनों को ही कंसीडर करना है, कोई भी हमने कॉमन वाला पार्ट नहीं लिया है। तो यानी कि जब हम दोनों के ही मल्टीपल्स को, क्योंकि ये 12 का रवि का जो टाइम है वो 12 का मल्टीपल है, सोनिया का जो टाइम है वो 18 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हमने दोनों के ही मल्टीपल्स को लिया है, दैट मीन्स कि हमने क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देन फैक्टर्स ऑफ 18, 2 9 जा सॉरी 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये इन दोनों के फैक्टर्स है, तो हम इसका लेंगे एलसीएम, यानी कि हमने दोनों के ही नंबर्स को कंसीडर करना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 3 3, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है ये तो आएगा ही आएगा, ये कॉमन पार्ट है ये तो आएगा ही आएगा, प्लस ये दोनों भी आएंगे, ठीक है। तो एक बार कॉमन पार्ट आ गया, एक बार ये सिंगल सिंगल वाले आ गए। अब इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा सॉरी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 18 2 जा 36, तो 36 मिनट्स, तो यही हमारा आंसर आया था यहाँ पे 36 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आएगा आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ लगी हो, जो सम्स मैंने नहीं करवाए एक्सरसाइज के वो बहुत इजी हैं, जो आप खुद से करेंगे, जो करवाए हैं वो आप पहले यहाँ से समझेंगे, उसके बाद उनको खुद से दोबारा से जरूर करेंगे। एक बार आप चाहे तो यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं समझने के लिए, उसके बाद आप खुद से बिना यहाँ से देखे आप खुद से जरूर उन सम्स को रिवाइज करेंगे। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, ज्यादा टफ नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज का आपका वीडियो जो है वो 10th क्लास चैप्टर 1 के ऊपर बेस्ड था, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने उसकी एक थ्योरम भी करी, एग्जांपल्स करी और एक्सरसाइज के कुछ सम्स किए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास अब हम यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरम्स एंड सम्स करेंगे। थैंक यू डियर लर्नर्स, राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा।